ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण कानून 2013। इन शॉर्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून 2013। तो इसमें आज हम किस तरह से और क्या देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यह जो कानून है, इससे पहले कुछ चीज़ आप जान लो कि किस तरह से ये कब आया, है ना। तो अगस्त 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश बनाए थे, है ना। आपको क्या याद करना है, यदि आता है विशाखा गाइडलाइंस कब बनाई गई हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, अगस्त 1997, है ना। 1997, अगस्त 1997 में क्या आया है, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। तो नेक्स्ट थिंग क्या याद करना है, यह जो कानून है, देखिए इसका बैकग्राउंड ऐसा है, जो निर्भया केस हुआ था 2012 में दिसंबर में, है ना। तो 2013 में क्या किया गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि इसी तरह से कोई यदि विशाखा गाइडलाइंस तो है, लेकिन राज्य सरकार और सभी कार्यस्थल उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था 2013 में, है ना, निर्भया कांड के बाद में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। तो कहाँ कहाँ लागू होता है, अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है, ठीक है। कौन सी संस्था में, जहाँ 10 लोगों से अधिक, यहाँ पे आप याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है ना, चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह से जैसे कि महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है तो चांसेस हैं कि आ सकता है, ठीक है। तो 10 लोगों की संस्था होनी चाहिए, ठीक है, यानी किसी भी संस्था में 10 से अधिक हो, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया था। अब यदि डेट से आता है, यदि सन पूछेगा तो 2013 है, डेट पूछेगा तो क्या होगा, 9 दिसंबर, ठीक है। और यही विशाखा गाइडलाइंस कब आई है, अगस्त 1997 में, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य, रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है, ठीक। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है और ये बहुत से अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है, जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सी शक्तियाँ प्रदान है, सिविल है कि क्रिमिनल है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, सिविल शक्तियाँ हैं, ठीक। फिर उसके बाद यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियां या आयाएं आदि को भी शामिल करता है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे दी गई है, वो क्या है कि कौन कौन सी महिलाएं, हम कार्यस्थल सुनते हैं तो हमको लगता है जो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जैसे कि अभी मैंने क्या किया, किसी भी संस्था में 10 से अधिक लोग रहें, अभी जस्ट यही मैंने बताया ना कि 10 से अधिक, तो हमको क्या लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बस में ये लागू है, लेकिन नहीं, ये जो नियम है और ये जो कानून है, ठीक है, वो घर में काम करने वाली जो नौकरानियां हैं, है ना, जो आयाएं हैं, उन पर भी ये लागू होता है, ठीक है। साथ में जो ठेके में काम करती हैं, जो मतलब कि जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में रेजा बोलते हैं, ठीक है, तो उन पे भी ये लागू होता है, ठीक। तो इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि बहुत
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है ये, ठीक है। साथ में नियोक्ता, नियोक्ता कौन होता है? देखो नियोक्ता जैसे कि सरकारी संस्थान है ना, तो सरकारी संस्थान में क्या होगा, सरकारी कार्यालय में क्या होगा कि नियोक्ता को तो मतलब बताया जाएगा कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जो हेड है वो नियोक्ता हो जाएगा। प्राइवेट में नियोक्ता कौन होगा, जैसे कि मान लो जो भी एमडी होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं, ये नियोक्ता होंगे। फिर उसके बाद घर में अब घर की बात आए तो जो नौकरानियों को अपॉइंट किए हैं वो नियोक्ता बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आयाओं की भी बात यही होती है। ठेकेदार जो होते हैं जिनके अंदर में रेजा लोग काम करती हैं तो वो ठेकेदार नियोक्ता बनते हैं, ठीक है। नियोक्ता मतलब जो नियुक्त करे, जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम में रखे वही नियोक्ता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कमियां क्या हैं इसमें? इतना कुछ तो ये अपने बारे में बता दिया कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा, लेकिन कुछ कमियां भी तो होंगी, सभी कानून में कमियां होती। तो कमियां क्या है यदि आता है एग्जाम में, तो हालांकि इस अधिनियम में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता, बस केवल नागरिक दोष माना जाता है, जो सबसे मुख्य कमी है। समझ में आ रहा है? यदि कमी के बारे में क्वेश्चन आता है तो कमी क्या है, ये अपराध नहीं मानता, किसको, यौन उत्पीड़न को। तो क्या मानता है ये मानता है कि केवल ये नागरिक दोष है ना। फिर उसके बाद क्या है, आपराधिक शिकायत धारा 354 के अंतर्गत दर्ज की जाती है, यानी कि कोई भी शिकायत क्या है वो धारा 354 के अंतर्गत दर्ज की जाती, ठीक है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की विशेष धारा नहीं बल्कि एक सामान्य प्रावधान है। यानी कि पर्टिकुलरली वो कार्यस्थल के लिए नहीं है कि कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न हुआ है इसीलिए धारा 354 लगी है, नहीं, वो तो नॉर्मल ही लगा दी जाती है। यानी कि कोई भी केस रहता है तो धारा 354 में वो लोग क्या करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं। ये उसकी कमी है, ठीक है, कि अब जब नाम दिया है, कानून दिया है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसी के लिए कोई कानून बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से कोई धारा इसके लिए नहीं है। ये इसकी कमियां हैं, ठीक है, ये मुख्य कमियां हैं। यह कानून क्या करता है, यानी कि इसका काम क्या है, ठीक है। यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो। फिर सेकेंड थिंग क्या है इसमें, इस कानून में यह ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ हो वह वहाँ नौकरी करती हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी कि कहीं पे भी उसका यौन उत्पीड़न, तो ये थोड़ी ना बोल देंगे कि नहीं नहीं ये यहाँ पे काम नहीं करती, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है। चाहे वो कहीं पे भी कार्य कर रही हो, लेकिन यदि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो इसी कानून के दायरे में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, कार्यस्थल कोई भी कार्यालय दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी। जैसा कि मैंने बताया किसी भी संस्था में 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वो इसके दायरे में आएंगे ही, ठीक। फिर यौन उत्पीड़न क्या है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यौन उत्पीड़न के बारे में तो आप कानून बना रहे हो, लेकिन ये है क्या, तो हम देखते हैं। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार या कृत्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। कौन सा व्यवहार या कृत्य, हम आगे देखते हैं, ठीक। इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना, जैसे यदि एक तैराकी कोच छात्रा को तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। देखिए यदि कोई कोच सिखा रहा है, देखो पॉइंट को ध्यान रखो, सिखा रहा है तो वो यौन उत्पीड़न में नहीं आएगा। पर यदि वह, पर दिया है ना, यदि वह पुल के बाहर क्लास खत्म होने के बाद छात्रा को छूता है और वह असहज महसूस करती है तो यह यौन उत्पीड़न है। समझ में आ रहा है। यदि वो वर्किंग आवर्स, हम बोल सकते हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स में महिलाओं को छूना नहीं है, ये एक एग्जाम्पल की तरह से दिया गया है, ठीक है। तैराकी कोई भी सिखाएगा कुछ तो उसको छूना ही पड़ेगा, जैसे कि जिम में यदि जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे यदि कोई जो ट्रेनर है कुछ चीज़ सिखा रहा है पकड़ करके, है ना, जैसे कि डंबल ही उठाना है, अब नहीं बन रहा है तो उसको अपने हाथ से पकड़ के वो सिखा रहा है या हमारा हाथ पकड़ के सिखा रहा है,
उस समय वो नहीं है, लेकिन उसके बाद देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको ये चीज़ को याद रखना है कि जैसे सिखा रहा है लेकिन उसके बाद यदि वो छूता है उसकी मर्जी के खिलाफ तो वो यौन उत्पीड़न ही कहलाएगा। ठीक है। शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना, जैसे यदि विभाग का प्रमुख किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो यह यौन उत्पीड़न है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, यौन स्वभाव की अश्लील बातें करना, जैसे यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है तो यह यौन उत्पीड़न है। ठीक, समझ में आ रहा है। अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना, जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है तो यह यौन उत्पीड़न है ना। कोई अन्य कर्मी यौन प्रकृति के हों तो बातचीत द्वारा लिख कर या छू कर किए गए हों, समझ में आ रहा है, लिख कर या छू कर भी किए गए तो वो भी यौन उत्पीड़न ही कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, शिकायत कौन कर सकता है। ठीक, तो जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है वह शिकायत कर सकती है, यानी कि जिसके साथ भी हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या केवल वही महिला बस कर सकती है। ठीक, शिकायत किसको की जानी चाहिए, यानी कि किसको करें शिकायत। ठीक, तो अगर आपके संगठन संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो उसमें ही शिकायत करनी चाहिए। देखिए, ये ना विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी उसमें ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कानून बना है विशाखा गाइडलाइंस को पूरी तरह से सम्मिलित किया है, साथ में अन्य प्रावधानों को भी सम्मिलित किया है। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या बोली थी कि सभी संस्थाओं को अपने यहाँ क्या बनाना है, संस्थान किस तरह के शिकायत समितियां बनानी है। ठीक है, सभी जितने भी संस्थान है, संगठन है जहाँ 10 से अधिक कर्मी कार्य करते हैं तो वहाँ क्या बनाना है, शिकायत समिति बनानी है। तो यदि संस्थान में शिकायत समिति है तो महिला को वहीं जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करानी है। ठीक है, ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। ठीक, जैसे कि अभी मैंने समझाया आपको। अगर संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की है तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी होगी, यानी कि नहीं किए हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं ना कि फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि बोलने के लिए पेपर्स में बहुत चीज़ होती है लेकिन असली में तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो यदि नहीं है शिकायत समिति तो क्या करेंगी महिलाएं, स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ठीक, फिर शिकायत कब तक की जानी चाहिए, क्या शिकायत करने की कोई सीमा निर्धारित है। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, शिकायत कब की जानी चाहिए तो इसके लिए हम देखते हैं, शिकायत करते समय घटना को घटे 3 महीने से ज़्यादा समय न बीता हो। ठीक है, यानी कि 3 महीने से पुराना केस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने छत्तीसगढ़ महिला आयोग डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मुद्दा हो वो 1 साल के भीतर का ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो महिला आयोग में शिकायत के लिए वो नियम था। लेकिन यदि ये यौन उत्पीड़न के संबंध में कानून की बात है तो क्या होना चाहिए, 3 महीने से अधिक वो पूर्व घटना घटित न हुई हो। ठीक, और यदि 1 से अधिक घटनाएं हुई हो, यानी कि बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं तो क्या करें महिलाएं, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय पीड़ित के पास है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्या यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 3 महीना है तो नहीं किए तो क्या होगा, देखते हैं अब आगे। हाँ, यदि आंतरिक शिकायत समिति को यह लगता है कि इससे पहले पीड़ित शिकायत करने में असमर्थ थी तो यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, पर इसकी अवधि और 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, 6 महीना, यानी कि पहले 3 और बाद में 3, लेकिन उससे अधिक नहीं बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिकायत कैसे की जानी चाहिए, यानी कैसे कर सकते हैं हम शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है ना।
क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो आपको ये याद रखना है कि शिकायत क्या ओरली भी हो सकती है क्या? तो नहीं, शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यदि कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि जैसे कि रेजा रहती हैं, नौकरानियाँ रहती हैं, आयाएँ रहती हैं, तो वो कैसे करेंगी शिकायत? तो देखिए आगे, यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें। ठीक, पीड़ित की ओर से कोई और शिकायत कर सकता है, ये क्वेश्चन है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि महिलाएं करेंगी जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन क्या उनकी तरफ से और कोई भी कर सकता है क्या? तो ज़रूर कर सकता है। देखते हैं कौन करता है। ठीक है, यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है, जैसे कि यदि वह बेहोश हो, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके सहकार्यकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता हो और जिसने पीड़ित की सहमति ली है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसी मुंह उठा के चले जाएंगे? नहीं, सहमति भी लेना अनिवार्य है। ठीक है, अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया था आपको, देखिए महिला आयोग के बारे में यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ये इसमें लिंक रहेगी, ठीक है, लास्ट में, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्या मैंने बताया है कि महिला अथवा राष्ट्रीय राज्य स्तरीय महिला आयोग, जैसे कि मैंने बताया था, महिला आयोग क्या करती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो या राज्य स्तरीय महिला आयोग। जब वो स्वतः संज्ञान ली है तो वो तो शिकायत कर सकती है ना। ठीक, यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं, यानी कि उसको मेंटली ही इल है, तो क्या करेंगे? तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षण या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे हैं शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता है उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त शिकायत कर सकता है। ठीक, यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी हो तो क्या हो? तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता है पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है। ठीक, शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होगा? ठीक है, शिकायत तो दर्ज करवा दिए, लेकिन होगा क्या? तो यदि वह महिला चाहती है तो मामले को कॉन्सिलिएशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कंसिलिएशन, तो कंसिलिएशन मतलब क्या होता है? समाधान की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परंतु यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है वो परंतु। ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि आप समझ रहे हैं, यानी कि क्या करेगा जो पैसे वाला व्यक्ति, वो क्या बोलेगा? पैसा ले लो, केस रफा दफा करो। तो नहीं, समझौता आपसी सहमति बस होनी चाहिए, पैसे की लेन देन नहीं होनी चाहिए। यदि वो पैसा दे दिया तो यानी कि क्या है इसका मतलब? वो केस को रफा दफा करना चाहता है। नहीं, यह कानून ये नहीं बोलता, ये बोलता है यदि आपसी सहमति से केस का निपटारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसे की लेन देन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि महिला समाधान नहीं चाहती तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे आंतरिक शिकायत समिति को, यानी कि इंटरनल है ना, शिकायत समिति चाहे कार्यस्थल पर बनाई गई हो, कार्य संगठन संस्थान में बनाई गई हो, या नियर अबाउट जो भी हो, ठीक है, स्थानीय कार्य समिति। ठीक है, तो क्या है, शिकायत समितियां को क्या करना है? 19 दिन में पूरा करना होगा। क्या जो भी ये जो जांच चालू होगी वो कितने दिन में कंप्लीट होगी? 90 दिन। 90 दिन क्या है? यानी कि मान के चलो कि 3 महीने में जो भी जांच है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यह जांच संस्था कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यदि संस्था कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़ित आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकती है। समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है। ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या वकील आकर के करेंगे? तो नहीं, वकील आएंगे तो अपने जो भी उनके क्लाइंट हैं उनके पक्ष में ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है?
तो वकील नहीं शिकायत समिति के सामने आएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि जिनके खिलाफ हुआ है और जो कर रहे हैं केवल वही रहेंगे। ठीक, फिर क्या है, जांच की खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता अथवा कंपनी या संस्था आरोपी जिसका कर्मचारी है, वो कर्मचारी भी तो हो सकता है सरकार का, जैसे कि मैंने बताया एमडी, ठीक है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, ये सब क्या, इनके अंडर भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट हेड और कोई है। ठीक है, यदि मान लो हेड ही कुछ किया है तो कहाँ जाए व्यक्ति? तो क्या मैंने बताया है कि जांच समितियां ये तय करेंगी, है ना। फिर क्या है, नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकती हैं। नियमों के अभाव में नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं। तो क्या होगा, नियोक्ता यानी कि जो इंटरनल जो इनकी जो भी समितियां हैं, शिकायत समितियां हैं, तो वहाँ का तो नियम कानून लागू होगा, लेकिन यदि नहीं है तो क्या होगा, सामान्य कानून लागू होगा। और यदि उनके यहाँ प्रावधान नहीं है सजा का तो क्या होगा, अब हम देखते हैं। लिखित माफी, ठीक है, चेतावनी, पदोन्नति, प्रमोशन या वेतन वृद्धि रोकना। फिर क्या है, परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना, नौकरी से निकाल देना, ये ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, झूठी शिकायतों से यह कानून कैसे निपटता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने घरेलू हिंसा के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स आई हैं उसमें ये आया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वो फॉल्स होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के और इन द सेंस दहेज उत्पीड़न के। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, जो दहेज उत्पीड़न के जो मामले होते हैं, जो बोलते हैं दहेज, क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं तो दहेज प्रथा लगा देती हैं महिलाएं, है ना। यानी कि ये, इसको आप गलत सेंस में मत लीजिए कि मतलब मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि गलत ही हर केस होता है, नहीं, बहुत सारी महिलाएं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो दहेज की जो बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं जिसकी शिकायत वहाँ आती है वो फॉल्स ही होती हैं, है ना। फिर इसमें भी यह कानून बोलता है यदि शिकायत फॉल्स हो तो क्या होगा, ये महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफ़ी मांगी जा सकती है, या फिर महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, हालांकि सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि एविडेंस के अभाव में भी बहुत सारे लोग झूठे साबित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ ठोस सबूत होना चाहिए, जैसा कि महिला ने किसी मित्र को भेजे ईमेल में यह स्वीकार किया हो कि शिकायत झूठी हो, यानी कि महिला ही खुद बोल रही है कि शिकायत झूठी है, तभी बस माना जाएगा कि हाँ यह शिकायत झूठी है। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। जो भी यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कंप्लीट। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो उसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कि उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है जो वैवाहिक संबंध के दौरान महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो घरेलू हिंसा जब मैंने डिस्कस किया था, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो घरेलू हिंसा क्या है, जो घर में घटित होती है और जो जिसके साथ नातेदारी है वो यदि करते हैं तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि यह जो अधिनियम है वह तलाकशुदा महिलाओं को भी उनके पूर्व पतियों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये आ सकता है कि क्या तलाकशुदा महिलाएं भी हैं, यानी कि वो तो अब नहीं रह रही हैं, तो नहीं, वो भी हैं। ठीक है, उनके लिए भी यह कानून और अधिनियम लागू होगा। ठीक, फिर मैंने ये नहीं बताया था कि ये आया कब, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से प्रभाव में आया। ठीक, 2005 ये अधिनियम का नाम है, लेकिन ये लागू कब हुआ है, 26 अक्टूबर 2006। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन में क्लिक कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालते हैं तो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।